नमस्कार, मैं सुबोध पांडे हिंदी एडुकेशनल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कहानीकार व उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित पूस की रात कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने पूस की रात कहानी को दो भागों में बांटा है। प्रथम भाग में मैं पूस की रात कहानी का मूल भाव या सार या सारांश या कथानक को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जबकि दूसरे भाग में मैं इस कहानी का उद्देश्य या संदेश तथा शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को प्रस्तुत करना चाहता हूं। कहानी सम्राट व उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का सामान्य परिचय उनके द्वारा रचित दो बैलों की कथा कहानी पर वीडियो बनाते वक्त मैं दे चुका हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका सामान्य साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। यही नहीं, यदि आप उनकी अन्य कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। अब तक मैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित अन्य कई कहानियों पर वीडियो बना चुका हूं। आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे देख सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष पार्ट 1 वीडियो के रूप में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित पूस की रात कहानी का मूल भाव या सार या सारांश या कथानक को प्रस्तुत करता हूं। आप इसे ध्यान देकर सुनिएगा। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित पूस की रात कहानी का सार या सारांश। मुंशी प्रेमचंद हिंदी जगत के प्रथम मौलिक उपन्यासकार तथा युग प्रवर्तक यथार्थवादी साहित्यकार हैं। सच पूछा जाए तो मुंशी प्रेमचंद केवल आधुनिक हिंदी साहित्य के ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य के एक महान कथाकार हैं। इन्हें कलम का सिपाही या कलम का जादूगर भी कहा जाता है। इन्होंने विशेषकर कथा साहित्य को जीवन का मुख्य अंग मानकर अपनी रचनाओं के माध्यम से मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं को बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं अर्थात उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से जहां एक ओर समाज में रहने वाले निर्धन किसानों, मजदूरों, दीन दुखियों, शोषितों, पीड़ितों, दलितों, अबलाओं तथा विधवाओं के कारुणिक जीवन को बड़े सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है, वहीं दूसरी ओर पूंजीपतियों, जमींदारों, सेठ साहूकारों, महाजनों तथा अन्य प्रकार के शोषक वर्गों के शोषण को भी बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है। इनके उपन्यासों और कहानियों में सामाजिक चेतना, मानवतावादी चेतना तथा राष्ट्रीय चेतना भरी हुई है। कथा साहित्य की इन्हीं विशेषताओं के कारण विद्वानों ने इन्हें उपन्यास सम्राट तथा कहानी सम्राट के नाम से भी विभूषित किया है। पूस की रात इनकी एक श्रेष्ठ, सुंदर एवं बहुचर्चित कहानी है। यह इनकी एक अत्यंत ही मर्मस्पर्शी कहानी है। यह कहानी इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी है। कफन, मंत्र, बूढ़ी काकी, नमक का दारोगा आदि कहानियों के समान ही इस कहानी की भी काफी लोकप्रियता एवं प्रसिद्धि रही है। दरअसल यह कहानी इनकी एक अत्यंत ही साफ सुथरी तथा सरल भाषा में लिखी हुई एक
आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानी है, यह एक सामाजिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने भारतीय किसानों की दीनहीन दशा को बड़े सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। यह चित्रण अत्यंत ही मार्मिक है। यही कारण है कि आज भारतीय किसान खेती बाड़ी न कर मेहनत मजदूरी कर जीविका चलाना अधिक उचित समझता है। लगान चुकाते चुकाते उनकी संपूर्ण उपज खेत और खलिहान में ही समाप्त हो जाती है और उनकी दरिद्रता, व्यथा तथा पीड़ा जहां की तहां रह जाती है। अतः पूस की रात कहानी ऐसे ही भारतीय किसानों की करुण गाथा है। यह कहानी कृषक जीवन का एक करुण महाकाव्य है। हल्कू किसी एक गांव में रहने वाला एक भोला भाला सीधा साधा तथा निर्धन किसान था। वह एक बहुत ही ईमानदार एवं परिश्रमशील किसान था। उसकी पत्नी का नाम मुन्नी था। दिन रात मेहनत करने पर भी हल्कू न तो पेट भर अन्न जुटा पाता था और न ही तन ढकने के लिए वस्त्र आदि। कारण लगान चुकाते चुकाते उसकी संपूर्ण उपज खेत और खलिहान में ही समाप्त हो जाती थी और उसकी दरिद्रता, व्यथा तथा पीड़ा जहां की तहां रह जाती थी। उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता था। जो भी हो, मुन्नी घरेलू खर्च में कटौती करती है और दोनों मिलकर किसी प्रकार एक कंबल खरीदने के लिए 3 रुपये जमा करते हैं ताकि पूस और माघ के महीने में पड़ने वाली भयंकर ठंड से अपनी रक्षा कर सके और खेत की रखवाली भी कर सके। इसी बीच एक दिन गांव का रहने वाला महाजन सहना हल्कू के पास कर्ज वसूलने के लिए आता है। सहना को देखकर हल्कू चिंतित हो उठता है क्योंकि पूस का महीना आ चुका है और बिना कंबल वह खेत की रखवाली आखिर कैसे करेगा। बिना कंबल वह किस प्रकार सोएगा। परंतु हल्कू जानता है कि मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमाएगा, गालियां देगा। हल्कू एक किसान की मर्यादा को अच्छी तरह समझता है, इसलिए वह जाड़े की मार को तो सह लेना चाहता है, परंतु सहना की गालियां, घुड़कियां नहीं सुनना चाहता है और कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचकर कर्ज चुका देना चाहता है। परंतु हल्कू जब कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचकर सहना के कर्ज को चुका देने के लिए मुन्नी से पैसे मांगता है तो मुन्नी यानी उसकी पत्नी विरोध करती है, किंतु वह भी अंततः परिस्थितियों के सामने झुक जाती है। वह बड़ी मुश्किल से पेट काट काट कर बचाए गए 3 रुपये पति को दे देती है और हल्कू कर्ज चुका देता है। इस प्रकार उसकी कंबल खरीदने की आशा निराशा में बदल जाती है। वह कंबल खरीद नहीं पाता है। पूस का महीना आ जाता है। हल्कू के पास एक पुरानी गाढ़े की चादर होती है। वह उसी चादर को लेकर फसलों की रखवाली के लिए अपने स्वामी भक्त कुत्ता झबरा को लेकर खेत पर चला जाता है और खेत के किनारे ईख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी चादर ओढ़कर सो जाता है। जैसे जैसे रात बढ़ने लगती है, ठंड भी बढ़ने लगती है, लेकिन उस चादर से जाड़े की रात का काटना मुश्किल हो जाता है। ठंड के कारण हल्कू करवटें बदलते रहता है, पर उसे नींद नहीं आती है। उसके साथ उसका स्वामी भक्त कुत्ता झबरा भी था, जो पेट में मुंह डालकर सर्दी से कूं कूं कर रहा था। परंतु
ठंड के कारण उसे भी नींद नहीं आ रही थी। कुत्ते की दशा पर हल्कू के हृदय में दया भाव उमड़ पड़ता है। हल्कू अपने कुत्ते से कल से खेत पर नहीं आने की बात कहता है। फिर हल्कू कुत्ते की पीठ को सहलाता है और उसे अपनी गोद में सुला लेता है ताकि कुछ गर्मी का अनुभव कर सके। हल्कू ठंड को कम करने के लिए चिलम भी पीता है। दोनों एक दूसरे से सटकर कुछ देर तक गर्मी का अनुभव करते हैं। हल्कू के स्वामी भक्त कुत्ते का नाम झबरा है, परंतु कहीं कहीं इस कुत्ते का नाम आपको जबरा भी मिलेगा। जबरा और झबरा दोनों ही नाम हल्कू के स्वामी भक्त कुत्ते का नाम है। यद्यपि कुत्ते के शरीर से दुर्गंध आती है, फिर भी वह उसे अपनी गोद में चिपकाए रहता है और सुख का अनुभव करता है। हल्कू की पवित्र आत्मा में कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी। इसी बीच झबरा को किसी जानवर की आहट मिलती है। हल्कू के पुकारे जाने पर भी झबरा उठकर चला जाता है। वह खेत के पास जाकर भौंकने लगता है। दरअसल हल्कू के उस आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी। झबरा चारों तरफ दौड़कर भौंकता रहता है। हल्कू ने उसे कई बार बुलाया, परंतु वह नहीं आया, क्योंकि वह एक स्वामी भक्त कुत्ता था। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजरा। पूस की रात ने ठंडी हवा छोड़ी। हल्कू उठकर अपने दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा देता है। फिर भी ठंड कम नहीं होती है। उसे ऐसा जान पड़ता है मानो सारा शरीर का रक्त जम गया है। उसने देखा कि रात अभी बहुत बाकी है और उसमें ठंड से लड़ने की शक्ति बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। हल्कू के खेत से कुछ ही दूरी पर आमों का एक बाग था। पतझड़ का मौसम होने के कारण बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। फिर उसने बाग में पत्तियों का ढेर इकट्ठा किया और उसमें आग लगा दी। तब तक झबरा भी आ चुका था। आग की गर्मी से हल्कू को राहत मिली और कुछ देर तक वह अपने स्वामी भक्त कुत्ते के साथ उछल कूद का खेल खेलकर आग के पास ही चादर ओढ़कर सो गया। इसी बीच हल्कू के खेत में कुछ जानवर आ पहुंचे। झबरा जानवरों की आहट पाकर उठकर भौंकता हुआ दौड़ पड़ता है। हल्कू आहट पाकर समझ जाता है कि खेत में नीलगायें घुस गई हैं और फसलों को खा रही हैं, पर आलस्यवश तथा अत्यधिक ठंड होने के कारण जानवरों के पीछे दौड़ना उसे असह्य प्रतीत होता है और वह अपनी जगह से नहीं हटता है। झबरा भौंकता रहता है और जानवर खेत चरते रहते हैं। फसल तैयार हो चुकी थी। जानवरों ने उसकी फसल को लगभग नष्ट कर दिया था। हल्कू पक्का इरादा करके उठा, हिम्मत करके कुछ आगे बढ़ा, परंतु हवा के ठंडे झोंकों के कारण वह पुनः अलाव के पास लौट आया और अपने ठंडे शरीर को गर्म राख में गरमाने लगा। झबरा के भौंकते रहने पर भी हल्कू अलाव के निकट शांत बैठा रहता है और अपने ठंडे शरीर को गरमाने लगता है। आलस्य ने उसे अपने बंधन में जकड़ लिया था। वह उसी राख के पास जमीन पर चादर ओढ़कर सो जाता है, अर्थात अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ कर रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर डालकर उड़कर सो जाता है। सुबह नींद खुलने पर वह देखता है कि चारों तरफ धूप फैल गई है
और उसकी पत्नी उससे कह रही है कि सारा खेत जानवर चर गए हैं, क्या वह आज इसी प्रकार सोता रहेगा? हल्कू सोने का कारण पेट दर्द बतलाता है। वह कहता है कि वह तो आज मरते मरते बचा है। फिर दोनों खेत में जाते हैं। संपूर्ण खेत चरा हुआ दिखाई देता है। यह विनाश लीला देखकर उसकी पत्नी के मुख पर उदासी छा जाती है, परंतु हल्कू प्रसन्न दिखाई देता है। झबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा हुआ दिखाई देता है, मानो उसमें प्राण ही न हो। उसकी पत्नी कहती है कि अब तो मजदूरी करके मालगुजारी चुकानी पड़ेगी, परंतु हल्कू संतोष से कहता है कि चलो कम से कम रात की ठंडक में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। कहने का अर्थ यह है कि हल्कू भीतर से बहुत ही प्रसन्न था कि खेत चर गया। चलो अच्छा ही हुआ, अब उसे पूस की रात में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। वह उसकी अकर्मण्यता नहीं, विवशता थी। यदि उसके पास कंबल जैसी कोई चीज होती तो निश्चित रूप से वह अपने खेत को बचा लेता। अब भले ही मजदूरी करके मालगुजारी चुकानी पड़ेगी, परंतु पूस की रात में बाहर सोना तो नहीं पड़ेगा। कहानी के अंत में भले ही हल्कू प्रसन्न मुख से अपनी पत्नी को उत्तर देता है, परंतु पाठक का मन कचोट से भर जाता है। इस उत्तर के पीछे अव्यक्त घुटन अत्यंत मार्मिक है। यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से भारतीय किसानों की दुर्दशा को बड़े सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। साथ ही किसानों के शोषण तथा उनकी मजबूरी को सार्थक ढंग से व्यक्त किया है। यही कारण है कि आज भारतीय किसान खेतीबाड़ी न कर मेहनत मजदूरी कर अपनी जीविका चलाना अधिक उचित समझता है। निस्संदेह पूस की रात कहानी भारतीय किसानों की एक करुण कहानी है। यह कहानी कृषक जीवन का एक करुण महाकाव्य है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे आप अवश्य शेयर करें। और हाँ, चलते चलते आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।